बहुत सारे मित्र ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ देर में और भी मित्र ज्वाइन करने वाले हैं। कुछ का मैसेज आया हुआ है कि बस रास्ते में हूँ। बट एनी हाउ, आज की टॉपिक के लिए हमने जो हमारे स्पीकर हैं उनका मैं एक परिचय देना चाहता हूँ। डॉक्टर चैतन्य भट्ट, जैसा कि आपने अभी के जो सामने आपके स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है, बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी, अहमदाबाद। डॉक्टर साहब का बहुत ही अपनी जो कैरियर रही है वह फार्मास्यूटिकल के लिए डेडिकेटेड रहा है। और उन सबों में भी ओवरऑल एलोपैथी या आयुर्वेदिक किसी भी पैथी में ना जाते हुए मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल फार्मास्यूटिकल के लिए, हेल्थ केयर के लिए डॉक्टर साहब की कैरियर एक मिसाल के रूप में है। और इन्होंने बहुत लोगों का एज ए गाइड, एज ए टीचर उन्होंने दी है, शिक्षा दी है एज ए प्रोफेसर। डॉक्टर चैतन्य भट्ट की बारे में ज़्यादा जानना, हमें तो सब मालूम है, सर का बायोडाटा भी हमने भेजा हुआ है, हमें खबर है। कुछ मूल मुख्य बातें हम डॉक्टर साहब से ही जानेंगे उनके लेक्चर लेने के दौरान में। बट इतना तो आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर साहब ने बी फार्मेसी करा, एम फार्मेसी एंड पीएचडी भी करा। पीएचडी में स्पेसिफिक टॉपिक रहा होगा। सो साइंस के बारे में डॉक्टर साहब बहुत अच्छे तरीके से हमें समझा सकते हैं। बट इस बार की जो टॉपिक है आयुर्वेद के मूल सिद्धांत एंड साइंटिफिक अप्रोच ऑफ आयुर्वेदा, क्योंकि आयुर्वेद को हमेशा ही ऐसा माना जाता है कि ये स्लो एक्शन वाला है और ये कितना काम करेगा मालूम नहीं। तो इस चीज को, क्या ये भ्रम है या क्या ये सत्य है, इन सारी बातों को समझेंगे। लास्ट में आप लोगों से जो भी प्रश्न है इससे संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित या आज के टॉपिक से संबंधित, वो जरूर आप कर सकते हैं। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम, नाउ आई एम हैंडिंग ओवर द एंटायर सेशन टू डॉक्टर चैतन्य भट्ट। डॉक्टर चैतन्य भट्ट, आपका नमस्कार है और ये सेशन आपको समर्पित है, आप आगे बढ़ाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिन्हा साहब। मैं डॉक्टर चैतन्य भट्ट आपका इस टेक्निकल सेशन में तहे दिल से आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। जैसे सिन्हा साहब ने बताया, मेरा एम फार्म पीएचडी जो है वो हर्बल में ही है और हर्बल में ही मेरी कैरियर पूरी रही है। और एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक तीनों पैथी से मैं लोगों को सिखाता हूँ। और तीनों पैथी से जिस पैथी से भी ट्रीटमेंट करनी होती है उसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। यहाँ पे हम आज बात करेंगे कि भाई आयुर्वेद के मूल सिद्धांत के बारे में। यहाँ पे जैसे सिन्हा साहब ने बताया, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि भाई आयुर्वेद जल्दी काम करता है, एलोपैथी जल्दी काम करता है या होम्योपैथी काम करता है। इसके बारे में सभी के दिमाग में बहुत सारी अलग अलग मान्यता है कि भाई नहीं नहीं आयुर्वेदिक फास्ट करेगा, कोई बोलता है नहीं नहीं एलोपैथी करेगा, कोई बोलता है कि नहीं होम्योपैथी करेगा, कोई बोलता है कि नहीं आयुर्वेदिक जड़ से मिटाता है, एलोपैथिक जड़ से नहीं मिटाता है, कोई बोला कि नहीं एलोपैथी जो है वो अच्छा काम करती है। माने अलग अलग तरह की मिसकंसेप्शंस लोगों के दिमाग में है। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि मानो कि सबसे पहले आपके पेट के अंदर दर्द है, मानो कि आपके पेट के अंदर दर्द है, तो पेट जो है उसको तो कोई पर्टिकुलर एक दवाई चाहिए, पर्टिकुलर एक क्वांटिटी में दवाई चाहिए। ठीक है, जब पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी में पर्टिकुलर दवाई देंगे तब वो दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी इस पेट के जो दर्द, पेट के अंदर जो दर्द है उसको तो ये पता नहीं ना कि हम जो दवाई दे रहे हैं वो आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, कौन सी पैथी की है। वो दर्द को थोड़ा पता है। दर्द को क्या पता है, दर्द को इतना पता है कि भाई मुझे ये क्वांटिटी में ये दवाई आएगी तो मैं जाऊंगा। ये इसका कंसेप्ट है बेसिकली। जैसे कि अगर एलोपैथी के अंदर आप सबको पता ही होगा कि अगर बुखार किसी को आता है तो देते हैं कौन सी, कि भाई पैरासीटामोल, डोलो 650 देते हैं ना। तो अभी जो पैरासीटामोल है उसका डोज क्या होना चाहिए, तो पैरासीटामोल जो है उसका जनरल डोज होता है 8 to 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। माने कि अगर 100 किलो का व्यक्ति है तो उसको चाहिए 850 से 1 ग्राम तक का पैरासीटामोल का डोज चाहिए 100 किलो के व्यक्ति के लिए। 650 मिलीग्राम माने 650, माने के
ज्यादा से ज्यादा 65 to 70 kg जिस व्यक्ति का वजन है उसके अंदर ये पैरासिटामोल दोगे तो वो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को ब्लॉक करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिट करेगा और उसकी वजह से आपको पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर, ये तीन जो मीडिएटर्स है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उसका सिंथेसिस ब्लॉक करेगा और आपको बुखार, फिर सूजन और दर्द, ये तीन में आपको महसूस होगा कि हाँ राहत हो गई है, ठीक है, फायदा हो गया है, आपको लगेगा। लेकिन जब तक जो रीजन जिसकी वजह से ये प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहे हैं वो रीजन नहीं जाएगा, तब तक क्या होगा कि जब तक पैरासिटामोल आपके बॉडी में है तब तक आपको इससे दर्द, बुखार और सूजन से फायदा दिलाएगा। लेकिन जैसे ही वो चली गई तुरंत ही वो फिर से आपको बॉडी के अंदर होने वाला है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 8 to 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसका डोज चाहिए। अगर समझो कि डोलो 650 है जिसके अंदर पैरासिटामोल 650 मिलीग्राम आता है, अगर किसी 120 किलो वजन वाले व्यक्ति को मैं दूंगा तो क्या उसके अंदर उसकी इफेक्ट आएगी, उसका बुखार जाएगा? 100% नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो डोज चाहिए उस डोज से काफी कम डोज हम दे रहे हैं ना, मात्रा काफी कम दे रहे हैं। तो एलोपैथी होते हुए भी पैरासिटामोल जो है 120 किलो के वजन का जो व्यक्ति है उसका बुखार नहीं दूर कर पा रही है। अभी इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई पैरासिटामोल गलत है, वो तो हमारी कम नॉलेज है ना कि भाई हमने जितना देना था उतना नहीं दिया, इसीलिए पैरासिटामोल ने काम नहीं किया। हम पैरासिटामोल को तो गलत नहीं बोल सकते। एट द सेम टाइम अगर किसी व्यक्ति का वजन 30 किलो है या 40 किलो है और उसको 650 मिलीग्राम दे देते तो क्या होगा? उसके अंदर तो एसिडिटी हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा, ठीक है, माने उसके अंदर एडवर्स इफेक्ट बहुत सारी देखने को मिलेगी। यहाँ पे पैरासिटामोल तो वही है, एक के अंदर इफेक्ट बिल्कुल नहीं दी, एक के अंदर जितनी देनी थी उतनी दी और तीसरे के अंदर साइड इफेक्ट दे दी। कहने का मतलब एक ही चीज है, फिर भी अगर आप उसका तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना या तो रिजल्ट नहीं मिलेगा या तो आपको साइड इफेक्ट मिलेगी। आयुर्वेदिक की प्रोडक्ट जो है उसके बारे में भी ऐसा ही है कि अगर आप जो दवाई दे रहे हो वो सही मात्रा में सही फॉर्मुलेशन में अगर आप दे रहे हो तो ही वो बॉडी के अंदर जस्ट लाइक एलोपैथी आपको फास्ट रिजल्ट देगी। हमारे शरीर को उससे कोई लेना देना नहीं है कि दवाई आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा सिस्टम से, कोई से भी सिस्टम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ फर्क पड़ता है तो दवाई के डोज से। बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनी वाले क्या करते हैं कि भाई अर्डूसी जो है, अर्डूसी आधा थोड़ा वासिका उसका बोटानिकल नेम है, उसके अंदर वासिसिन और वासिसिनोन नाम के अल्कलॉइड रहते हैं जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है कि जो म्यूकोकाइनेटिक और म्यूकोलाइनेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, माने कि जो कफ को पिघलाते भी है और कफ को बाहर भी निकालते हैं। ये जो दो अल्कलॉइड है वो वासिसिन और वासिसिनोन। अभी ये जो अल्कलॉइड है वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल है, माने कि पानी के अंदर घुलते ही नहीं है क्योंकि ये अल्कलॉइडल बेसिस के फॉर्म में रहते हैं। तो अगर आप अडूसी के पत्ते को उबाल के उसका काढ़ा बना के पियोगे तो ऑब्वियसली आपका ये म्यूकोकाइनेटिक म्यूकोलाइटिक एक्टिविटी आने वाली है ही नहीं, क्योंकि आपने जो काढ़ा बनाया है उसके अंदर इसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो आया ही नहीं है ना, तो आपको रिजल्ट कहां से मिलेगा? अभी क्या होगा कि उसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो धीरे धीरे आपने अगर एक्सपेक्टेशन किया होगा कि भाई 100 मिलीग्राम पे आपको इफेक्ट आना चाहिए, जबकि उसके अंदर डिसॉल्व होके आया है सिर्फ और सिर्फ 100 की जगह पे 10 मिलीग्राम, तो डोज तो कम हुआ तो असर तो नहीं आई। तो पहला दिन आपका गया, दूसरे दिन फिर से आपने किया तो 10 में से सब मानो कि 5 मिलीग्राम अभी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है और आपने फिर से ये 10 डाल दिया तो धीरे धीरे 5 से 10 हुआ, 10 से 15, 15 से 20, वैसा करते 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 एक आध हफ्ते तक उसका जो एक्टिव थेरापेटिक विंडो के अंदर जितना डोज होना चाहिए तब पहुंच जाए, तब आपको उसकी थेरापेटिक एक्टिविटी दिखती है। माने कि आपको लगेगा कि भाई ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट थी, उसने बहुत स्लो काम किया, 10 दिन ली तब उसका रिजल्ट आपको मिला। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है कि भाई हमें पता नहीं है कि उसकी थेरापेटिक रेंज कौन सी है, कि कौन से रेंज में देंगे तो उसकी इफेक्ट हमें देखने को मिलेगी।
ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉलेज है उसकी कमी लगती है कि भाई आपको पता ही नहीं है कि वासिसिन वासिसिनोन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑल द सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो मुझे ये जो वासिसिन वासिसिनोन है उसको इन तीन में से किसी एक सॉल्ट में कन्वर्ट करके बाद में पानी से उसको एक्सट्रैक्ट करके बाद में मैं उसका कप सिरप बनाऊंगा, तो उसमें रिजल्ट मिलने ही वाला है, क्योंकि उसमें वासिसिन वासिसिनोन भी आया होगा और जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में भी आया होगा। तो यहाँ पे पहले डोज से आपको रिजल्ट मिल जाता है। आपको एक आध हफ्ता 10 दिन की वेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। माने कि सबसे पहले दिमाग में से ये क्लियर करना है कि आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, कोई भी पैथी है, हम अगर उसको थेराप्यूटिक रेंज में उसका कॉन्सेंट्रेशन देते हैं तो बॉडी उसको राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट आवर नहीं, फर्स्ट मिनट रिजल्ट देगा ही देगा। अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर किसी का सर दर्द है तो सर दर्द जाने में अगर किसी ने एस्पिरिन लिया, डिस्प्रिन माने कि एस्पिरिन, ठीक है, या फिर कोई भी नेप्रोक्सान वगैरह कोई लिया या फिर और कोई एनाल्जेसिक लिया, तो जनरली टेबलेट लेने के आधे घंटे से लेके पौने घंटे के अंदर अंदर उसका इफेक्ट आना शुरू होता है। और बोलते कि ये दवाई जो है सबसे फास्ट है, ठीक है, और कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगता ही है, लगता है उसका सर दर्द कम होने में, और वो भी 100% सर दर्द नहीं जाता है। जबकि आप रसोई में जाके घर पे पीसी हुई सौंठ पाउडर ले लो, घर पे पीसी हुई सौंठ का पाउडर ले लो, सिर्फ एक चुटकी माने कि 2 उंगलियों के बीच में आए, सिर्फ उतनी, और नाक में जैसे छिकनी सूंघते हैं ना, नाक में जैसे सौंफ ये छिकनी वगैरह, उस तरह से अगर आपने सांस में खींच लिया उसको और आप टाइम देखोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं 180 से 200 सेकंड्स में आपका सर दर्द चला जाएगा। कितने में? 180 टू 200 सेकंड्स में। मैं मिनट में बात नहीं कर रहा हूं अभी। ये मेरा तकरीबन तकरीबन 2 से 3 हजार पेशेंट के ऊपर मेरा एक्सपीरियंस है। कहने का मतलब, अगर आपको पता है कि किस वजह से आपका प्रॉब्लम है तो आप उसका सॉल्यूशन कोई भी विधि से करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे सरदर्द माने के सर के अंदर पित्त बढ़ गया है, तो पित्त शामन क्या हो सकता है? तो सौंठ जो है वो विपा के मधुर माने के वो जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है उसका डाइजेशन होता है, तुरंत वो पित्त को शांत करता है। इसलिए उसका जब भी हम स्मेल करते हैं, उसको अंदर लेते हैं, तो वो पित्त का शमन करके ये जो सर दर्द है उसको ठीक कर देती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब, आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो आप चाहे कोई भी पैथी की मेडिसिन हो कुछ भी कर सकते हैं। तो चले आयुर्वेद के मूल सिद्धांत के परिचय के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पृथ्वी पर ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है कि जो अमर हो, ठीक है, लेकिन वो बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं कि जो दुख में, दर्द में, शारीरिक मानसिक दर्द में वो जल रहे हैं। तो उन सब से कैसे छुटकारा पाया जाए और जितना भी जीना है वो बिना रोग के स्वस्थ जीवन कैसे जीना सक सकता है, वो सब हमें आयुर्वेद सिखाता है। माने कि अगर आयुर्वेद को आप दिल से अपना लेते हो तो आपका स्वास्थ्य जो है वो प्रसन्न, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो आपको बिना पैसों के ही आप सबसे दुनिया के अमीर आदमी हो, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास करोड़ों रुपये है लेकिन अगर आपको 2 माले तक सीढ़ी भी चढ़ के नहीं जा सकते, मंदिर में दर्शन करने भी नहीं जा सकते, उसके लिए भी 2 लोग अगर चाहिए आपको साथ में, तो उस पैसा का क्या फायदा? तो वो करोड़ है लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए है, वो आपके काम के नहीं है। आपके लिए तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही है। तो जब तक आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तब तक आप पैसों को एंजॉय नहीं कर सकते हो। अगर आपको डायबिटीज है और पैसा आपके पास बहुत है, क्या करोगे उस पैसों का? अच्छे से खा पी तो सकते नहीं है। पैसा बहुत है आपके पास लेकिन मानो के कमर दर्द है तो आप ना तो ट्रैकिंग कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, तो क्या करोगे उस पैसे का? माने के पैसा लिमिटेड हो लेकिन स्वास्थ्य अच्छा हो तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। आयुर्वेद, आयुर्वेद माने क्या? आयुर्वेद माने के आयु माने के जीवन, और वेद माने के उसका विज्ञान। माने के आयुर्वेद माने के जीवन का विज्ञान, माने आप किस तरह से अच्छा और लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हो
वो आयुर्वेद आपको सिखाता है। और आयुर्वेद जो है वो दुनिया की सबसे प्राचीन प्रणाली में, चिकित्सा प्रणाली में से एक है। और आयुर्वेद जो भारत में पला बड़ा हुआ है, आयुर्वेद के सारे जितने भी ग्रंथ है, उन सब ग्रंथ को बनाने वाले हमारे ऋषि मुनि ही है। और ऋषि मुनि जो होते हैं उनको इन सारी जड़ी बूटियों के बारे में अच्छा सा नॉलेज था। अभी आप देखो कि आयुर्वेद के अंदर 2000 से ज्यादा जड़ी बूटियों का जिक्र किया गया है। अभी 2000 जड़ी बूटियों का अध्ययन करना किसी एक व्यक्ति के जीवन काल की बात नहीं है। माने 2000 जड़ी बूटी, माने एक जड़ी बूटी के ऊपर अगर आपको अभ्यास करना है तो पूरी जिंदगी आपकी लग सकती है। उतनी उसकी इफेक्ट होती है अलग अलग बॉडी ऑर्गन के ऊपर, अलग अलग तरह से फॉर्मुलेशन करके, अलग अलग योग वाई के साथ देने से। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि पहले के जमाने में जितने भी ये ऋषि मुनि थे, उसमें से बहुत सारे ऋषि मुनि के अंदर ये कला थी कि वो पेड़ पौधों से बातें करते थे। तो बहुत सारे ऋषि मुनि जो थे वो पेड़ों से बात करके उसको पूछ लेते थे कि भाई आपका उपयोग क्या है, आपका हम मानव शरीर के ऊपर कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो वनस्पति जो है वो ऋषि मुनि को बताती थी, और वनस्पति फिर ऋषि मुनि उसको उसके बारे में सब लिखते जाते थे कि हाँ यार ये उसने बोला है तो ये इस काम में आ सकता है। अभी एक बार ऐसा हुआ कि एक जनाजा जा रहा था, तो ऋषि, एक आयुर्वेद के ऋषि जो थे आयुर्वेदाचार्य, वो जनाजे को देख रहे थे। तो वहां पे उन्होंने कुछ सुना कि भाई उसने अंदर आवाज सुनी कि अरे यार, इसने अगर मेरा सेवन किया होता ना तो आज ये जिंदा होता। तो ये आयुर्वेदाचार्य थे, उनको लगा कि यार ये आवाज कहाँ से आई। तो उन्हें आसपास में देखा तो एक पौधा था, वो बोल रहा था कि अगर इसने मेरा सेवन किया होता तो आज ये जिंदा होता। फिर देखा कि ये पौधा कौन सा है, तो वो पौधा था कैशिया एंगुस्टिफोलिया, माने के सोनामुखी, माने के उसको मिंडी आवर बोलते हैं। तो उसने, ऋषि मुनि ने उसको देखा और बोला कि यार ये जब जिंदा था तब तुझे बोलना चाहिए ना कि अगर मेरा सेवन करेगा तो बच जाएगा, अभी बोलने का क्या मतलब है। तब से उस पौधे का नाम उसने मिंडी आवड़ लिख दिया। मिंडी माने जिसको सब पता है लेकिन फिर भी कुछ बोलता नहीं, उसको मिंडा बोलते हैं ना गुजराती में, तो उसका नाम पड़ गया मिंडी आवड़। वैसे तो आवड़ ही है लेकिन मिंडी माने कि वो कुछ नहीं बताती है। तो उस तरह से धीरे धीरे सारे वनस्पति जो है उसके ऊपर अभ्यास होता गया और पूरा आयुर्वेदिक विज्ञान जो है वो डेवलप होता गया। आयुर्विज्ञान जो है वो, आयुर्वेद जो है वो विज्ञान की वो शाखा है जो शरीर को निरोगी रखने और अगर रोग हो गया तो रोग से मुक्त करने के लिए, या फिर रोग को शमन करने के लिए, या फिर आयु बढ़ाने के लिए आपको नॉलेज देता है। माने के अगर आयुर्वेद आपने अच्छे से इस्तेमाल किया है तो आप निरोगी रहेंगे। लेकिन क्या होता है देखो कि भाई बीमारी का सबसे बड़ा जो रीजन है ना वो प्रज्ञा अपराध है। प्रज्ञा अपराध माने के आपको पता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर आप करते हो ना तो उसको बोलते हैं प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा माने के बुद्धि, अपराध माने के वो उसकी नहीं मानना। बुद्धि बोल रही कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर आप वो करते हो ना तो आप बीमार होते हो, या फिर नॉट ओनली फिजिकली माने कि सिर्फ शरीर से नहीं, मानसिक रूप से भी आप बीमार हो जाते हो। आपने प्रज्ञा अपराध किया तो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपने ये देखा होगा कि ये ट्रेंड चल रहा है कि नवरात्रि के अंदर रात को 11 बजे 12 बजे, हर रात को 11 बजे 12 बजे ये कुछ ना कुछ नाश्ते का प्रबंध किया जाता है, जिसके अंदर जो चीज शरीर के अंदर पित्त को बढ़ाती है वैसे ही सारी रखते हैं। माने पकोड़ा रखेंगे, भाजी पाव रखेंगे, पिज्जा रखेंगे, ये वो चाहे जो मर्जी आप देख लो, सारी की सारी पित्तवर्धक नाश्ते ही रखेंगे। एक्चुअली नवरात्र के दरमियान पित्त का शमन करना चाहिए, इसीलिए तो नवरात्रि का जो समय है उस वक्त क्या बोलते हैं कि भाई दूध के अंदर पौवा को डाल के रात को आप चांद की चांदनी के अंदर रख लो और सुबह उसको उसमें उस मिश्री भी डाल दो और उसको फिर सुबह मिला के अच्छे से खा लो, ताकि आपकी बॉडी के अंदर
जितना भी पित्त बढ़ा हुआ है वो शांत हो जाएगा और आप जो है निरोगी रहोगे। आपका कोई पित्त नहीं बढ़ेगा तो आप बीमार, माने के बुखार वगैरह आपको नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, रात को 11 बजे 12 बजे जब नहीं खाना चाहिए उसी समय खाते हैं, और जो नहीं खाना चाहिए वो ही खाते हैं। तो वो तो प्रज्ञा अपराध ही हुआ, तो वो तो आपको बीमारी करने वाला है। आपके बॉडी या तो आपका दिमाग खराब करेगा या तो आपकी बॉडी खराब करेगा। तो यही है कि भाई प्रज्ञा अपराध किया है तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। माने कि आपको, अगर आपकी बुद्धि बोल रही है कि भाई ये 2 रोटी खाई है इनफ है, अभी तीसरी रोटी के ऊपर आंख भी मत डालना, पेट ये बोल रहा है, लेकिन आपका दिल क्या बोल रहा है कि यार बहुत मजा आ रहा है यार, और 2 खा लूं, फिर से यहाँ कहाँ मिलने वाला है। और आप अगर और थोड़ा एक निवाला भी खाते हैं ना तो फिर आप बीमार हो जाते हैं। माने कि यहाँ पे आपने क्या किया, प्रज्ञा अपराध। ठीक है, घी आपको बहुत पसंद है, सेहत के लिए भी अच्छा है, 1 चम्मच लिया आपने, अच्छी बात है, 2 चम्मच लिया, अच्छी बात है, लेकिन मुफ्त का मिल रहा है और पूरी कटोरी भर के पास में खड़ा है और लापसी के अंदर या लड्डू के अंदर डाल दिया और चूरमा बना के खा लिया, तो फिर वो प्रज्ञा अपराध है ना। कि भाई हाँ, आपको चाहिए था 1 लेकिन आपने लिया 20-30, तो वो तो फिर बॉडी सहन नहीं करेगी ना। तो इसलिए फिर हम रोग हमारे शरीर के अंदर आता है। तो आयुर्वेद यही सिखाता है कि भाई हमें निरोगी कैसे रहना है, प्रज्ञापराध नहीं करना है। दूसरा कि हमें अगर बीमार हो गए तो हमें क्या करना है, क्या करने से हमारा बॉडी जो है वो लंबे टाइम तक स्वस्थ रहेगा। और अगर वो रोग ठीक नहीं हो सकता तो उसका शमन, माने के उसको कैसे बिना कोई प्रॉब्लम करे हम वो रोग हमारे शरीर को बिना किसी कष्ट दिए हम शरीर को कैसे लंबे टाइम तक आयु बढ़ा सकते हैं, वो सब आयुर्वेद के अंदर आता है। मानो कि आपने अगर कोई ऐसा जहर खा लिया कि जिसका कोई उपाय नहीं है तो क्या करना है, तो माने के उसका शमन करना पड़ेगा। शमन माने के वो जहर एक बार अपना बॉडी के अंदर जो भी नुकसान करना है वो कर गया, लेकिन बाकी का आगे नुकसान ना हो और उस जहर को निकालना है, तो वो आती है फिर शमन के अंदर, उसको बोलते हैं शमन। यहाँ पे आयुर्वेद जो है वो 3 दोषों से, आयुर्वेद है वो बोलता है कि हमारा शरीर जो है वो 3 दोषों से बना हुआ है। एक तो कफ, पित्त और वात। ये तीनों के तीनों पित्त, कफ, पित्त, वात के जो दोष है, त्रिदोष है, उसके बारे में आप सबने बहुत सुना होगा और बहुत जाना भी होगा। यहाँ पे जब भी कफ, पित्त और वात तीनों का असंतुलन होता है तब बॉडी के अंदर कोई ना कोई रोग आता है। और आयुर्वेद यही बोलता है कि भाई हमें ये तीनों दोष जो है उसकी सम अवस्था करनी है, माने कि उसको इक्वल करना है बॉडी के हिसाब से। और अगर आपने इन तीनों दोषों को बॉडी के हिसाब से नॉर्मल कर लिया ना, संतुलित कर लिया, तो फिर आप स्वस्थ है, हेल्दी है। अभी हर व्यक्ति की जन्म से प्रकृति अलग अलग रहती है। किसी की कफ की होती है, किसी की पित्त की, किसी की वात की, किसी की कफ पित्त की, किसी की वात पित्त की, कभी किसी की कफ पित्त की। ये अलग अलग प्रकृति के हिसाब से अलग अलग मौसम में अलग अलग खाना खाना चाहिए। अगर आप देखो तो भारत के अंदर नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा ठंड रहती है। अगर सबसे ज्यादा ठंड वहां पे है तो वहां पे हमें खाने के लिए गर्म चीजें चाहिए। माने कि पंजाब है, कश्मीर है, वहां पे क्या चाहिए खाने के लिए, वहां पे हमें चाहिए सरसों का तेल जो बॉडी के लिए गर्म है, ठीक है, वो चाहिए। फिर वहां पे अल्कोहल, दारू भी चाहिए, क्योंकि दारू जो है वो नसों को खोलता है। जो भी ब्लड वेसल्स ठंड की वजह से सिकुड़ जाती है ना, उसको खोलने के लिए अल्कोहल चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो सबसे पहले अल्कोहल का स्वैब जो होता है, अल्कोहल का पोछा वहां पे हाथ पे लगाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो नसें होती है वो अल्कोहल टच होगा तो बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी तो आसानी से उसके अंदर इंजेक्शन डाल सकते हैं। तो अल्कोहल जो है वो ब्लड वेसल को ये से चौड़ा करता है ना, तो इसीलिए वहां पे जहां पे माने कि यूरोपियन कंट्रीज से स्विट्जरलैंड वगैरह जिस जगह पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना, वहां पे तो अल्कोहल लेना ही पड़ेगा, वरना आपकी नसें जो है वो सिकुड़ जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन अटक जाएगा, और जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचा वो ऑर्गन बॉडी से
तुरंत निकल जाएगा। आपने देखा होगा कि कनाडा में फ्रोस्ट बाइट होता है तो कभी कभी तो कान में से खून निकल जाता है, कान अलग हो जाता है शरीर से, फिर भी व्यक्ति को पता नहीं चलता। उसका मतलब यह हुआ कि उसकी नसें जो है वो वहां पे सिकुड़ गई और आगे खून नहीं बह पा रहा है, तो आगे की जो थी वो टिश्यू डेड हो गई और वो जड़ गई। जब कोई सामने बोलता है कि भाई देख तेरे खून, कान से खून निकल रहा है, तब जाके उसको पता चलता है। तो माने उस जगह पे उस व्यक्ति को अल्कोहल लेना कंपलसरी बन जाता है। जबकि गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है सेंट्रल और साउथ इंडिया का, उसके अंदर ऑलरेडी गर्मी है, ऑलरेडी हमारी नसें पहले से ज्यादा फुली हुई है, और उसके अंदर अगर हम दारू पीते, अगर हम सरसों का इस्तेमाल करते, तो क्या होगा, नसें और भी चौड़ी हो जाएगी ना, और वो आपको बीमार कर देगी। इसीलिए यहाँ पे अल्कोहल पीना नहीं चाहिए। उसी तरह से अगर आप साउथ इंडिया में जाओ और तो वहां पे आपको ठंड थोड़ी सी चाहिए, क्योंकि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है ना वहां पे। तो आपको जो भी खुराक खाते हो उसके अंदर ऐसा खुराक होना चाहिए कि जो ह्यूमिडिटी वहां पे है उसको काउंटर कर सके। वहां पे आप सरसों नहीं खा सकते, वरना ह्यूमिडिटी है, थोड़ा सा भी सूर्य प्रकाश आया, थोड़ा सा थोड़ी सी भी धूप आई, तो वो आपको बहुत परेशानी कर देगी, बहुत बीमार कर देगी, बॉडी बहुत गर्म ज्यादा हो जाएगी और आपका पूरा बॉडी जो जलन जलन से भरा रहेगा। तो वो ना हो इसलिए वहां पे कोकोनट ऑयल डालना पड़ता है खाने के अंदर। वो कोकोनट ऑयल जो है वो तासीर से ठंडा रहता है। ठीक है, तो माने कि जो भी जगह है वो जगह के हिसाब से हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो डिसाइड करना पड़ता है। उसी तरह से ऋतु के हिसाब से हमें खाना पीना चयन करना पड़ता है। अगर ठंडी के मौसम में अगर थोड़ी सी भी आपने ये गर्म चीजें खा ली, सरसों का साग खा लिया तो आपको मजा आएगा। आपने ज्यादा बैंगन खा लिया तो आपको मजा आएगा। आपने ज्यादा लहसुन खा लिया तो आपको मजा आएगा, क्योंकि वो बॉडी को गर्म करती है ये सारी चीजें, तो नसों को खोलती है। तो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बड़ा हुआ है तो भी कोई टेंशन नहीं, हार्ट अटैक वगैरह कुछ भी आपको आने वाला नहीं है। तो इसलिए ये गर्म चीजें लेनी पड़ती है। जबकि गर्मी के मौसम में इसमें से कुछ भी हम नहीं ले सकते, वरना ये हमें और तकलीफ देगी। तो जिस हिसाब से आपका बॉडी है उस हिसाब से आपको ये खाने पीने का चयन करना चाहिए। अगर बच्चा छोटा है तो छोटे बच्चे के अंदर सबसे पहला देखो, जो भी मनुष्य है ना उसके बचपन, जुआनी और बुढ़ापा, 3 अवस्थाएं होती है। बचपन जो है उसके अंदर कफ की बीमारियां ही ज्यादा होती है, माने कि कफ हो जाना, छाती में कफ हो जाना, या तो फिर पेट में कीड़े पड़ जाना। वैसे जो कफ वाली बीमारियां है वो छोटे बच्चे को होती है, बाल अवस्था में होती है। पित्त की जो बीमारियां होती है वो जवानी में होती है, माने कि खील होना, फिर एसिडिटी होना, जलन होना, ये सब युवावस्था की सारी बीमारियां होती है। और जैसे जैसे बुढ़ापा आ जाता है ना, वैसे वैसे वायु की बीमारियां ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। मानो कि जितने भी दर्द है, घुटनों का दर्द, सर का दर्द, सर के वो पार्किंसन होना, साइटिका होना, ये वो सारे के सारे वायु के रोग है। तो बचपन में कफ के, जुआनी में पित्त के और बुढ़ापे में वायु के रोग जनरली होते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब, जब बाल्यावस्था होती है तब कफ नाशक खुराक होना चाहिए, कफ ना हो ऐसा खुराक होना चाहिए। जब हमारी युवानी अवस्था होती है तब पित्त ना बढ़े ऐसे हमारी खुराक होने चाहिए, जैसे कि बेसन, मैदा, ब्रेड पाव, ये सब नहीं होना चाहिए हमारे खुराक में। जब बुढ़ापा आता है तब वायु के रोग ना हो और वायु को शमन करे ऐसे खुराक हमारा होना चाहिए। माने कि घी का सेवन हमें ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, तो हींग है, घी है, कैस्टर ऑयल है, ये सब वायुनाशक है, हरड़े वगैरह, तो ये सब ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। कौन से एज में? बुढ़ापे के अंदर। तो आप लंबे समय तक हेल्दी रह पाओगे। यहाँ पे त्रिदोष जो है, त्रिदोष जो है उसके अंदर वात पित्त कफ, माने सिर्फ वायु नहीं होता है। वायु माने साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बताऊं आपको तो वायु माने बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे कि सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर, जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है बॉडी के अंदर वो सारे के सारे वायु है। माने कि 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड,
फिर सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये सारे के सारे जो ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है वो सारे के सारे वात है। पित्त, पित्त माने कि बॉडी के अंदर जितने सारे एसिड्स है, ग्लूकोकोलिक एसिड, टोरोकोलिक एसिड जो गॉलब्लैडर से आते हैं, स्टमक के अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ये सारे के सारे जो है ना वो पित्त के अंदर आते हैं। कफ, कफ माने सिर्फ जो छाती में कफ जम जाता है वो नहीं होता है। कफ माने कोलेस्ट्रॉल भी कफ है, ट्राइग्लिसराइड भी कफ है, एलडीएल, वीएलडीएल, ये सारे के सारे कफ ही है। फिर जैसे कि अपने ये जितने भी मेलिन शीथ माने के अपनी जो चेता तंतु के आसपास जो रहता है वो भी सारा कफ है। माने वात, पित्त और कफ वो बहुत ही रफ लैंग्वेज है। वात के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस है, पित्त के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस है और कफ के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस है। इसमें से कुछ भी अगर इम्बैलेंस हो गया तो आपको रोग या कि बीमारी आपको होनी ही है। आयुर्वेद के अंदर देखें तो आयुर्वेद जो है वो 8 टोटल अंग में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है काय चिकित्सा माने के मेडिसिन, माने के जनरल मेडिसिन जो होते हैं वो। फिर शल्य चिकित्सा माने सर्जरी, सर्जरी के अंदर भी बहुत सारी सर्जरी के वो होते हैं। फिर उसके बाद है शालक्य तंत्र माने के ईयर, नोज एंड थ्रोट, उसका सारा का सारा ज्ञान। फिर कौमार भृत्य माने के बाल चिकित्सा माने के पेडियाट्रिक्स। उसके बाद है अगध तंत्र माने के विष विज्ञान माने के टॉक्सिकोलॉजी, इसके अंदर सर्प दंश में, बिच्छू के दंश में, अगर ये बाघ ने काटा है, शेर ने काटा है, गधे ने काटा है, कौवे ने काटा है, कुत्ते ने काटा है, उस जो भी माने ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, कीड़े मकोड़े ने काटा है, तो उन सब के बारे में ये अगध तंत्र के अंदर सब कुछ आपको मिलेगा। माने उसके बाद है भूत विद्या माने के मानसिक चिकित्सा माने के साइकियाट्रिस्ट, माने के साइकियाट्री के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब आयुर्वेद के भूत विद्या के अंदर आ गए हैं। उसके बाद है रसायन तंत्र माने के जरा विद्या, जरा माने के आयुष्य, जरा माने आयु, आयुष्य बढ़ाने के लिए और आयुष्य को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए माने के एंटी एजिंग, माने के आपकी आयु कैसे कम आगे बढ़े उस हिसाब से ये एंटी एजिंग सारे के सारे जितने भी विषय है वो ये रसायन तंत्र के अंदर कवर किए गए हैं। उसके बाद है वाजीकरण माने के सेक्सोलॉजी, पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए इसके अंदर समावेश किया गया है। अभी आयुर्वेद की विशेषताएं हम देखेंगे। आयुर्वेद की विशेषताएं अगर हम देखें तो आयुर्वेद जो है वो सर्वगुण संपन्न है। यहाँ पे शारीरिक और मानसिक दोनों दशाओं में सुधार लाता है, मानसिक और शारीरिक। अगर आप सोचो, जरा सा सोचो कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, मानो कि कैंसर का कोई पेशेंट है, कैंसर का कोई पेशेंट अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बोलता है उसको कि भाई यार आप तो घड़ी दो घड़ी के मेहमान हो, ये आपको जो कैंसर है वो कैंसर बहुत तेजी से फैलता है और मेरे पास ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो 2 साल तक जिंदा रहा हो और अभी आप जितना जी सकना है उतना जियो और आप तो बस ट्रीटमेंट करते जाओ। अगर ये बात करेगा तो उस पेशेंट की आयु कितनी होगी। और दूसरी तरफ अगर आप उसको बोलो कि यार कैंसर तो बहुत छोटी चीज है, कई बहुत सारे लोगों को ठीक हो चुका है, ये इतना भी डेंजर नहीं है, यहाँ पे तो लोग कैंसर होने के बाद 10-10, 20-20 साल तक आराम से नॉर्मल लाइफ जीते हैं, ये कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। उस तरह से अगर डॉक्टर उससे बात करे और बोले कि चलो मैं आपको 10 ऐसे कैंसर के पेशेंट को मिलाता हूँ जो पिछले 10 साल से जिंदा है, जिसने ट्रीटमेंट ले ली है, आज कोई ट्रीटमेंट पे नहीं है, तो दोनों में से किस डॉक्टर के पेशेंट की आयु लंबी होंगी? ऑब्वियसली यहाँ पे जिसने डराया है उस पेशेंट की, जो पेशेंट माने के डर गया है, उस पेशेंट की आयु कम होगी, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि यार मैं तो ठीक होने वाला नहीं हूं, मैं तो अभी मरने वाला हूं। जबकि दूसरी जगह पे क्या हुआ कि पेशेंट को ये लगा कि नहीं यार मेरा जीने का चांस है, मैं तो बच सकता हूं, तो उस पेशेंट की मानसिक स्थिति जो स्ट्रांग हो गई, तो वहां पे उस डॉक्टर के ज्यादातर पेशेंट जो है ना वो आपको पॉजिटिव और जिंदा दिखेंगे, चाहे कैंसर के हो चाहे किसी भी चीज के हो। माने
किसी भी दवाई का बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट आता है ना, जितनी भी इफेक्ट आती है वो 50% ही काम करती है, जबकि 50% काम तो पेशेंट का मनोबल ही करता है। 50% कम से कम 50 से 60% करता है। ये एक फैक्ट बात है। आप मुझे एक भी ऐसी एलोपैथी की दवा बताओ जिसमें उसने लिखा हो कि ये फलाना ढिकड़ा रोग ठीक करता है। एक भी दवाई नहीं है। सपोज कोई भी एंटीबायोटिक आप लोगे, उसका मोनोग्राफ अगर पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा हुआ होगा कि ये फलाने बैक्टीरिया को मारेगा या ढिमके बैक्टीरिया को मारेगा, ये स्यूडोमोनास को मारेगा, एस्यूडोमोनास को, फलाने टिकड़े बैक्टीरिया को मारेगा, ग्राम पॉजिटिव को मारेगा, ग्राम नेगेटिव को मारेगा, एसिड फास्ट बेसिलाई को मारेगा। वैसा ही लिखा होगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा होगा कि बैक्टीरिया ने आपके बॉडी के ऊपर अटैक किया है तो बैक्टीरिया को मार के आपके बॉडी को ठीक करेगा। वैसा कहीं पे नहीं लिखा है। माने जो दवाई है एंटीबायोटिक, वो तो सिर्फ बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। बॉडी को ठीक तो अपने आप ही होना है। और बॉडी अपने आप ठीक कब होगी? जब मानसिक अवस्था ठीक है ना, तब वो बॉडी अपने आप ठीक होगी। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है वो सिर्फ शारीरिक नहीं, शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्था में सुधार करता है, इसलिए वो एकदम नेचुरल उसको बोलते हैं। अच्छा, मैंने एग्जांपल दिया था कि पैरासीटामोल जो है, पैरासीटामोल वो 8 to 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अगर किसी ने लिया तो उसके अंदर इफेक्ट आएगी, साइड इफेक्ट नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर भी प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सान A2 ये सब इनहिबिट होने की वजह से उसके पेट के अंदर छाले पड़ जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है। अगर लंबे समय तक लिया तो 2-4 दिन में ऐसा कुछ नहीं होता है, 2-5 दिन में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीना 4 महीना कंटिन्यूस लिया तो ये सब आने वाली है साइड इफेक्ट। अभी इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं कि भाई साथ में कोई एंटासिड दे दो कि भाई ताकि ये जो एसिड सिक्रेशन होता है वो स्टमक लाइनिंग को टच हो तो एसिडिटी जैसा फील ना हो। इसलिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दो, लाइक ओमिप्राजोल, टेंसोप्राजोल, राबिप्राजोल, कि भाई एसिडी सिक्रेशन कम हो जाए, ठीक है। तो वो सब देना पड़ता है साथ में। जबकि भगवान ने पौधों के अंदर क्या रखा है कि पैरासीटामोल भी दिया है और रेनिटिडिन, ओमिप्राजोल भी साथ में ही रखा हुआ है केमिकल के रूप में। इसलिए सिंगल केमिकल की इफेक्ट नहीं आती बॉडी के ऊपर, पूरा जो भी मिक्सचर है उस मिक्सचर की, फाइटोकेमिकल मिक्सचर है उसकी इफेक्ट आती है। इसलिए एक केमिकल की जो साइड इफेक्ट है वो दूसरा केमिकल नलीफाई कर देता है। इसलिए साइड इफेक्ट तो होती है लेकिन दूसरा जो केमिकल नलीफाई कर लेता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि आयुर्वेदिक से साइड इफेक्ट हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आयुर्वेद के हिसाब से आपको शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति में सुधार मिलता है। यहाँ पे जैसे आप जानते हैं आयुर्वेदिक औषधि के ज्यादातर करके जड़ी बूटियां, पौधे, फूल, फल, फूल ऐसा ही होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये फल फूल पौधों से ही आयुर्वेदिक मेडिसिन बनी हो। अगर सिर्फ फल फूल पौधों से ही बनी होती है तो उसको बोलते हैं हर्बल मेडिसिन। जबकि आयुर्वेदिक मेडिसिन माने आयुर्वेद के लिटरेचर के अंदर जो जो भी लिखा है उन सब से बनी दवाई। मानो के जैसे कि गौमूत्र है, गधे का मूत्र है, फिर ये ऊंट का पेशाब है, हाथी का पेशाब है, उन सब का भी बहुत अच्छा उपयोग होता है। मैं करता हूँ इन सब का उपयोग, अपने कई के पेशेंट में करना पड़ता है। जब कोई चारा ना हो तब करता हूँ और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। पहले दिन से ही, पहले दिन से क्या, पहले घंटे से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर कहने का मतलब कि जड़ी बूटियों के अलावा ये प्राणिज औषधि भी होती है आयुर्वेद में, फिर मिनरल औषधि भी होती है। माने अगर आप देखो तो जितने भी सुवर्ण है, सोना है, चांदी, हीरा, मोती, प्रवाल, फिर संखिया, फिर ये मर्क्यूरी, अपना मर्क्यूरी पारा, वो सब भी इसके अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। कोई भी औषधि माने ये जो मेटल औषधियां है ना, हैवी मेटल वाली, आर्सेनिक है, लेड है, कैडमियम है, ये सब जितनी भी ये मेटल वाली औषधियां है ना, वो बहुत यूज करनी है तो संभाल के करनी चाहिए। अगर इसको आप पता नहीं है अगर आपको कि किस तरह से इसका उपयोग करना चाहिए, तो डॉक्टर जो भी देना चाहे ना वो ले लीजिए, लेकिन आप उसके अंदर सिर्फ एक चीज आपके हिसाब से
ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए, वो है गंधक रसायन। अगर गंधक रसायन आपने साथ में ले लिया ना, तो चाहे कोई भी मेटल की औषधि, हैवी मेटल वाली औषधि है ना, आपके बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट नहीं करेगी, मतलब नहीं ही करेगी। सिर्फ यही करना है कि रात को सोते हुए गंधक रसायन की 3-4 टैबलेट लेके सो जाना है। अभी जो मर्जी, आर्सेनिक देना है तो आर्सेनिक दो, मर्क्यूरी देना है तो मर्क्यूरी दे दो, जो करना है करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आयुर्वेद के अंदर ये सारी की सारी चीजें एज ए दवाई इस्तेमाल होती है, पेड़ पौधे, वनस्पति और प्राणी। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारी एक साथ केमिकल, फाइटोकेमिस्ट्री बहुत जुड़ी होती है, इसलिए इसके अंदर साइड इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता, दिखता है। अगर कोई भी व्यक्ति मानो के नक्श स्वामी का है जहर कुछ लो, बिना शुद्धिकरण के अगर ले लिया तो वो आपको 100% मार देगा। चनौठी माने के जो ये लाल और काले कलर की आती है ना जिसके सीड, वो अगर किसी ने ले लिया, मानो कि एक सीड भी खा लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 1 हफ्ते तक वो उसका डायरिया बंद ही नहीं होगा, वॉमिटिंग उसका बंद ही नहीं होगा। जब तक कि वो बॉडी से 100% बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो बंद होने वाला नहीं है। माने कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर्बल है तो फिर साइड इफेक्ट फ्री है। अगर हर्बल है लेकिन अच्छी तरह से नहीं बनाया, डिटॉक्सिफाई करके नहीं बनाया ना, तो वो भी साइड इफेक्ट देता ही है, और राइट फ्रॉम फर्स्ट आवर देता है। बॉडी को उससे कुछ लेना देना नहीं है कि भाई आयुर्वेदिक है या होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है। उसको तो जरूरत से ज्यादा है तो वो तो साइड इफेक्ट भी देगा ही देगा। यहाँ पे आयुर्वेद ट्रीटमेंट जो है ना, वो ज्यादा करके जो भी डॉक्टर करते हैं, मैं वो क्या करते हैं कि भाई एक तो जो प्रॉब्लम हो गई है उसको ठीक करती है, और नई प्रॉब्लम को आने से भी रोकता है। और यहाँ पे आपको परहेज भी देते हैं, बहुत सारी परहेज भी आयुर्वेद में डॉक्टर्स आपको देते होंगे, ताकि ये जो रोग हुआ है वो आपको लंबे समय तक आपसे दूर रहे। माने कि अगर आपको मानो के थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉइडिज्म, थायराइड की गोली लेनी पड़ती है, थायरोक्सिन या थायरोक्सिन की कोई भी अमाउंट अगर आपको लेनी पड़ रही है, तो वो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, ये इंडिकेट करती है। माने के पित्त बढ़ गया है, ये इंडिकेट करती है। तो उस समय में फिर आपको आपका ख्याल रखते हुए ये जो भी बेसन, मैदा, ब्रेड पाव, इन सबसे फिर अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। तो 100% ये जो बीमारी है, माने के थायराइड का प्रॉब्लम है, धीरे धीरे करके अपने आप चला जाएगा। ये मतलब कि जीवन शैली में भी अगर आप साथ में सुधार करते हो दवाई के साथ साथ, तो जो भी समस्या है वो लाइफ टाइम के लिए आपकी ठीक हो सकती है। और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी आयुर्वेदिक दवाइयां लेता है तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। आयुर्वेद में बोलते हैं कि भाई रसायन चूर्ण माने के गड़ो, गोखरू और आंवला इन इक्वल क्वांटिटी इज कॉल्ड रसायन चूर्ण। अगर रसायन चूर्ण कोई लंबे समय तक लाइफ टाइम पे लेना, एक चम्मच सुबह शाम या फिर दिन में कभी भी एक बार, तो वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, उसको कोई बीमारी नहीं आएगी। और उसकी जो स्किन है ना, वो बिल्कुल भी आपको लगेगा कि यार क्या ये तो चाइना का कोई व्यक्ति हो उस तरह से चमक रही है। माने कि आपको यंग रखेगा, एंटी एजिंग भी है। तो ये रसायन चूर्ण, गरो, कोकरू और आंवला, अगर इसके अंदर आपने जेठीमध डाल दिया, जेठीमध माने मुलेठी, तो गरो, गोखरू, आंवला और मुलेठी, तो ये हो गया महारसायन चूर्ण। तो ये आपके दिमाग को भी ठीक कर देगा। आपने देखा होगा कि भी फरवरी 2022 में केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी की आंखों की गंभीर और तीक्ष्ण समस्या थी, और वो यहाँ केरल में आके आयुर्वेदिक वैद्यशाला में उनकी ट्रीटमेंट करवा के आंखों की रोशनी वापस लेके गए थे। और तब से फिर आयुर्वेद की चिकित्सा जो है वो वर्ल्ड में फेमस होनी स्टार्ट हो गई कि भाई, और क्योंकि उसने बयान दिया था कि भाई यहाँ मैं आयुर्वेद से ठीक हुआ हूँ, ये किसी एलोपैथी से ठीक, ये आंखों की समस्या नहीं हुई थी, उन्होंने मंच पे बोला था। तब से फिर आयुर्वेद की ये जो ख्याति है वो बढ़ गई थी। तो आयुर्वेद के उद्देश्य स्वस्थ व्यक्तियों की स्वास्थ्य की रक्षा करना है। माने कि अगर आप आयुर्वेद जीवन शैली अपनाते हो तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। बीमार पड़ोगे तो दवाई लेनी है ना। अगर ज्यादा करके व्यक्ति बीमार कब पड़ता है, एक तो सबसे पहले मैंने बताया कि प्रज्ञा अपराध, माने कि बुद्धि का नहीं सुनना, हमारी जो सूझ समझ बोल रहे हैं उसका नहीं मानना, वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कि ये जो एग्रोकेमिकल्स यूज हो रहे हैं ना खेतीबाड़ी के अंदर,
साग भाजी के ऊपर जितने भी दाने हैं उन सब के ऊपर देखो तो बहुत सारे ये केमिकल्स जो पॉइजन है, सीधा सीधा पॉइजन है, उसी का उपयोग करते हैं। वो पॉइजन जो है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता, तो हम घर पे लाके चाहे सब्जी वगैरह कितना भी साफ कर ले, वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड उसके ऊपर से जाते नहीं है, वॉश होते नहीं है, तो वो फिर हमारे खाने में आ जाता है। खा हमको लगेगा कि भाई मैं तो बाहर का कुछ खाता नहीं, मुझे तो कोई व्यसन नहीं है, तो मुझे ये सब क्यों हुआ? तो आपको ये जो एग्रोकेमिकल्स है उसकी वजह से हुआ है। यहाँ पे ये एग्रोकेमिकल्स पानी से वॉश करके बाहर नहीं निकलते, तो हमें क्या करना चाहिए एक्चुअली? फिर से साइंस का जो फंडा है वही अपनाना पड़ेगा कि भाई ऑल द सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड आर सोल्युबल इन वाटर। तो माने के एक तपेली के अंदर पानी डाल के उसमें खाने का सोडा बाई कार्ब डाल दिया, घोल दिया, उसका सॉल्यूशन बना दिया, उसके अंदर जो भी आप सब्जी या फल लाए हैं उसको रख दो। 15 मिनट 20 मिनट के बाद वो सोडियम सॉल्ट में उसके ऊपर जितने भी ये एग्रोकेमिकल्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे, पानी में सॉल्युबल हो जाएंगे, फिर उसको अच्छे पानी से साफ करो और फिर खाओ। एग्रोकेमिकल की कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। माने कि यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ जो मॉडर्न कन्वेंशनल नॉलेज है वो भी आपको साथ में इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको हेल्दी रहना है तो। अच्छा, आपने सुना होगा कि पहले के जमाने में राजा महाराजा थे ना, वो सोने चांदी की जी जो बर्तन होते हैं उसमें खाते थे। सोने चांदी की कटोरी, सोने की थाली, चांदी की कटोरी, चांदी की चम्मच उसमें खाते थे, और उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती थी। और उस वक्त राजा महाराजाओं की आयु कम से कम 100 से 150 साल तक रहती थी आराम से। इतना तो वो लोग हेल्दी जिंदा रहते ही थे, क्योंकि उस वक्त कोई एग्रोकेमिकल नहीं था, और उस वक्त ये सब सोने चांदी के अंदर खाते थे। सोना दे मजबूत तन और चांदी दे तेज दिमाग, इसीलिए उनका तन और मन दोनों फिट रहता था। अभी मानो कि अगर हमें सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें सोने चांदी का वही गुणधर्म हमारे बॉडी के ऊपर चाहिए, तो क्या करना चाहिए? सिंपल सा लॉजिक है। आप एक चांदी का सिक्का और एक सोने का सिक्का, आपका जो वाटर प्यूरिफायर है ना, उसका जो आउटलेट है माने कि जिसके अंदर टंकी में स्टोर रहता है ना, उसके अंदर डाल दो आप। किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर सोने चांदी का एक एक सिक्का आपने डाला है, लेकिन वो सोना चांदी धीरे धीरे पानी के अंदर घुलता जाएगा, और वो धीरे 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 करके उसकी इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर बढ़िया तरीके से आने लगेगी, और आप बिल्कुल फिजिकली और मेंटली फिट रह जाओगे। तो ये एक बहुत बढ़िया उपाय है कि भाई आप वाटर स्टोरेज के अंदर ही सोने चांदी का एक एक सिक्का डाल दो। आपने देखा होगा कि भाई जब किसी व्यक्ति का धंधा अच्छा नहीं चल रहा हो ना, तो क्या करते कि भाई यार ज्योतिष के पास जाओ, वो कुछ सुझाएगा आपको, कुछ सॉल्यूशन देगा। तो बिजनेसमैन है वो जाता है भाई ज्योतिष के पास, ज्योतिष जाके बोलेगा कि यार आपका तो चंद्र खराब है, आपको तो चंद्र की मिट्टी पहननी चाहिए। और आपको सबको पता है कि चांदी दे तेज दिमाग, ठीक है, तो चंद्र की मिट्टी जो है चंद्र के नंग की, वो तो चांदी में ही होती है। तो चांदी की मिट्टी में वो नंग डाल दिया और आपको पहना दी, और फिर जो चांदी है वो धीरे धीरे आपके बॉडी के पसीने की वजह से घुलती रहेगी, और वो आपके बॉडी के अंदर सब क्यूटिनियस एब्सॉर्प्शन होता रहेगा। और फिर क्या होगा कि आप धंधे के अंदर जो इधर उधर भागते रहते हैं ना, उसकी जगह पे आपके विचार जो है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो, एक जगह पे ध्यान केंद्रित कर पाओगे, तो आप बिजनेस में अच्छे से सक्सेस हो पाओगे। तो आपको लगेगा कि हाँ यार, वो जो ज्योतिष था उसने मुझे सच बोला था कि ये चांदी के अंदर ये चंद्र का नंग पहनने से धंधा अच्छा होता है, तो मेरा धंधा तो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। सारा का सारा जो खेल है वो जो अंगूठी पहनी थी उसके मेटल की है। उसी तरह से अगर किसी का गुरु खराब है तो उसके अंदर तांबा यूज होता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है ना, तो उसको कॉपर की ये जो अंगूठी होती है उसमें ही जो भी आपको अंदर रखना है रख सकते हैं। नंग रखो, ये नीला पीला हीरा पन्ना जो भी रखना है उसमें रख सकते हो, लेकिन कॉपर का होना चाहिए, क्योंकि कॉपर जो है ना वो वन वर्ल्ड बेस्ड एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। जब हर दुनिया की हर एंटीबायोटिक फेल हो जाए ना, तब भी ये कॉपर जो है ना वो फेल नहीं होता है। इसीलिए पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि गांव के अंदर तालाब या कुएं में से जो पानी निकालते थे वो तांबे के घड़े के अंदर रखते थे, ताकि अंदर चाहे जितना भी बैक्टीरिया फंगस वायरस हो वो शाम को भर लिया
तो सुबह तक वो स्टरीलाइज हो जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, सब मर जाएगा और बिल्कुल भी पीने लायक पानी हो जाएगा। इसीलिए तो आपको पता है कि कॉपर टी क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो स्पर्म को भी मार देता है ना। कॉपर बैक्टीरिया, फंगस, ये वो सबको मार देता है, इसलिए कॉपर टी भी लगाते हैं स्पर्म को मारने के लिए। क्योंकि कॉपर की जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होती और कोई टॉलरेंस, कोई रेजिस्टेंस, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, आपको उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आयुर्वेद जो है यही सिखाता है कि आप लंबा और स्वस्थ आयु कैसे पा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज पौना घंटा तो ऑलरेडी हो चुका है। तो आगे का जो है वो अगर सिंह साहब परमिशन दे तो नेक्स्ट टाइम हम रख लेते हैं। आवाज नहीं आ रही सर। सिन्हा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, पूछ सकती हूँ? पंकज सर ने हाँ कह के मतलब अब ये दिया है, सिग्नल दिया है, उनकी आवाज नहीं आ रही है।